एक्सप्रेसवे का रास्ता पूर्वांचल पर नजर। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। दो 2022 का एजेंडा विकास की लहर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को बांट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। जंग है चुनावी, सियासी है सफर। चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। दावों का है दम, विरोध की डगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनाव का तोहफा लाए हैं पीएम मोदी ने पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी। 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जो यूपी के 9 जिलों को जोड़ेगा। बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सूबे के विकास की पहचान बता रही है, लेकिन विरोधी इसे चुनावी तोहफा बता रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मिराज भी उतरा, जगुआर भी उतरा और सुखोई भी उतरा। देश के सबसे लंबे ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के एयर शो ने इसके उद्घाटन कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। एयर शो से पहले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी खुद भी हरक्यूलिस से उतरे। जितना दिलचस्प पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कार्यक्रम है, उतनी ही दिलचस्प पूर्वांचल को लेकर हो रही सियासत भी है। समझने के लिए बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर पीएम मोदी का ये हमला सुनिए। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को बांट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। देश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा देने के बाद प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया पर एक के बाद एक कई बार किए। यूपी में हमने लंबा दौर ऐसी सरकारों का देखा है जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही औद्योगिकरण के बड़े बड़े बयान दिए, सपने दिखाए। परिणाम ये हुआ कि जरूरी सुविधाओं के अभाव में यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए। इन परिस्थितियों में ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही स्थानों पर, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे, काम है, रिश्तेदारी है, लेकिन एक दूसरे शहरों में अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से परेशान रहते थे।
पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। सबको पता है कि पूर्वांचल की ताकत यूपी में सत्ता दिलाने वाली ताकत है। 2012 में पूर्वांचल ने अखिलेश यादव को भरपूर प्यार दिया तो सरकार बनी। 2017 में पूर्वांचल ने बीजेपी को सत्ता की बागडोर थमा दी। इस बार भी बीजेपी पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर वो लगातार दावे ठोक रहे हैं। उद्घाटन से ठीक पहले उन्होंने ट्वीट किया, फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के नाम का श्रेय लेने को मची है खींचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से ठीक पहले उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की और दावा ठोकने निकले, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। समाजवादी पार्टी के दावों में दम हो या ना हो, लेकिन अखिलेश की चुनौतियां काफी बड़ी है। याद है ना कितनी बिजली कटौती होती थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। यूपी के 9 जिलों को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विधानसभा के 164 सीटों पर असर डालने की ताकत रखता है, लिहाजा लड़ाई काफी बड़ी है। शायद यही वजह है कि अखिलेश सालों पहले की दावेदारी को लेकर मैदान में कूदे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत से पूर्वांचल पर फोकस कर रखा है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, यशवंत देशमुख चुनावी विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि अखिलेश की शायरी सुधांशु जी आपके सामने अर्ज करूं, जरा अपने दर्शकों को यह बता देते हैं कि देखिए 164 सीटों वाला ये पूर्वांचल आखिर तमाम पार्टियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यहीं से रास्ता लखनऊ का खुलता है। 2012 जब अखिलेश की जीत हुई थी और 2017 जब कब्जा कर लिया बीजेपी ने 117 सीटों के साथ, यूपी विधानसभा सीटों में 164 से 167 सीटें हैं जो पूरे इलाके में आती हैं। समाजवादी पार्टी 2012 में 101 सीटें, 2017 में 17 पर आ गई थी। ये पूरे यूपी का हिसाब किताब हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा सीटें जो यहां की हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। बीएसपी देखिए 2012 में कितना, यहां पर 25 और 2017 में 14। कांग्रेस पार्टी 13 और 2 सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी। 2012 में जो अन्य थे 11, 17। एक बार फिर से जल्दी से ये आंकड़ा एक बार अगर हम लोग फिर से दिखा दें कि बीजेपी से शुरुआत करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो 2012 में 17 सीटें थी बीजेपी के पास, 2017 में 117 बन गई। और देखिए फिर किस तरह की जनमत के साथ उनकी यहां पर सरकार बनी थी।
लेकिन 2012 में अखिलेश ने यहां पर बेटर किया था, अच्छा किया था। समाजवादी पार्टी को 101 सीट है, जिसका यहां पर कब्जा, उसकी समझ लीजिए लखनऊ की गद्दी तय है। चलिए अगला जो आंकड़ा हमारे पास है अब उसको सामने रखिए हमारे दर्शकों को, ताकि हम अपने दर्शकों को बता सके। अब हम आपको जो कुल सीटें हैं यूपी की 54, उसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाले जो 9 जिले हैं, जो 9 जिलों को ये प्रभावित करती है, वहां पर जो इलाके हैं वहां पर किसका वर्चस्व रहा है, वो आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। कुछ देर में वो आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन सुधांशु जी, अखिलेश जी ने जो कहा है वो आपके लिए अर्ज है, ध्यान से सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खींचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। एक रंगी सोच वाले हैं आप लोग, फीता कहीं से कैंची कहीं से लेके आ गए श्रेय लेने, ये आरोप है उनका। देखिए मैं उसका भी जवाब दूंगा, मगर सबसे पहले मैं बात यहां से प्रारंभ करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक पंक्ति बोली है। प्रधानमंत्री जी ने आज जब अपना उद्बोधन शुरू किया, सबसे पहले क्या बोला, मैं उस धरती के लोगों के पांव लगता हूं जहां काल नेमी को मारा था किसने, हनुमान जी ने। तो कौन है वो, जो हनुमान जी ने क्या कहा था कि हनुमान तहि परसा करि मुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। तो कौन काल नेमी था और कौन भगवान के साथ खड़ा था, इसलिए उन्होंने आगाह भी किया कि काल नेमी के चक्कर में जो पड़ जाता है तो उबरे ही अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिन रामन राहु। वो साफ स्पष्ट है। अब मैं आता हूं इसके ऊपर टेक्निकल बात। कल अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया जिसमें एक फोटो दिखाई। फोटो में कहा 2016 में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। 2016 का साल तो बोला, जरा उसकी डेट देखी क्या थी, 22 दिसंबर 2016। यानी जब चुनाव आचार संहिता लगने में 2-4 दिन रह गए थे, कभी भी लग सकती थी, जैसे आज से 1 महीने के बाद कभी भी लग सकती है। तो उस समय मुझे ध्यान है शायद 1 या 2 जनवरी को 2017 के चुनाव की सूचना जारी हो गई थी। तो भाई ये कौन सा आप एक्सप्रेसवे, आपके दावे को यदि मान लिया जाए कि आप चंद दिनों में बनाने वाले थे। अंतर यह है कि हमने तो आज हकीकत में वायुसेना का जहाज उतारा, आपने सिर्फ कागज पे एक चित्र उतारा। बस यही अंतर है हमारे उनमें, क्योंकि आपके जमाने में सेफई में एयर स्ट्रिप बनी थी जिसपे जेट प्लेन उतरते थे सेफई महोत्सव के लिए, ताकि आपके गांव में उसके ऊपर बहुत सारा जो भी अपना कार्यक्रम हो, उसमें कोई बात नहीं है। मगर अफसोस कि जिस जमाने में अपनी पार्टी का नेतृत्व देने की बात आई तो कोई सेफई का भी व्यक्ति नजर नहीं आता था, अपने परिवार का नजर आता था। हमारे यहां चाहे दिल्ली से मेरठ का एक्सप्रेसवे हो और चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, सब तरफ समान रूप से विकास के कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने किया और जो अखिलेश जी ने कहा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और एक बात और कह दूं, अखिलेश जी के जमाने में पूर्वांचल किसके लिए याद किया जाता था, याद करिए, अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। और आज आजमगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय, गोरखपुर में एम्स, काशी विश्वनाथ की उभरती हुई छवि, और जो कहते थे अयोध्या में परिंदा नहीं पर मार पाएगा, वहां राम जन्मभूमि की पताका आकाश में, और उसके ऊपर से ये देखिए पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे। ये बदलाव है सीन का जो पिछले कुछ वर्षों में हमारी सरकार आने के बाद। ठीक है, आप ड्राइंग करते रह गए भदौरिया जी। बधाई, ताली नहीं, ताली को जुमलेबाजी, ताली तो आपको पीटनी ही पड़ेगी सर। आप लोग ड्राइंग कर दिया उन्होंने, लंबा चौड़ा। प्रभु जवाब तो सुनिए, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। आप लोग ड्राइंग करते रह गए। अब जब उन्होंने पूरा बना दिया, 3 साल में चकाचक कर दिया, आज का आपने शो देखा कि नहीं देखा? अब आप छाती पीट रहे हैं और शो में आके ताली पीट रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कुछ लोगों के लिए परिवार है, बिल्कुल सही कह रहे थे। उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश हमारे लिए परिवार है, आपके लिए नहीं होगा। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस। आप आज उतारने की बात कर रहे हो, हम सब सिकोई को उतार चुके हैं। तब आपके अंदर पे सांप लौट गया था कलेजे पे, उस पर आप चर्चा नहीं कर पाए। लखनऊ से एक्सप्रेसवे हमने बनाया था, आगरा वाला। और इस एक्सप्रेसवे जिसका आप उद्घाटन कर रहे हो, उस समय हमने 99% लैंड एक्विजिशन कर लिया था। टेंडर हमने दे दिए थे 19,000 करोड़ के, 12,000 करोड़ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कंस्ट्रक्शन के लिए, काम शुरू हो गया था। फिर आपने आके उसको टेंडर को खत्म किया, और सदन के अंदर में आपके महाराज जी कह रहे थे अरे अभी तो 55% ही लैंड एक्वायर हुई है। तब उन्होंने झूठ बोल के कम से कम माना था कि 55% लैंड एक्वायर हुई है, और इन्होंने इनका शिलान्यास किया। आपके मंत्री जी का ऑफिशियल बयान है, देख लीजिए आप।
और आप आज आप यहाँ लंबी लंबी बातें मार रहे हैं। उसके बाद आपने कितने हजार करोड़ में किया? 22,494 करोड़ में आपने दिया। और पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट आई? 66 करोड़ रुपए। हमने कितने बनाया था लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे? 44 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। हमारे यहाँ क्या है, आपके यहाँ क्या है, देख लीजिएगा चौड़ाई लंबाई। और आपके यहाँ क्या है कि आप उसमें आपने क्या हालत कर दी उसकी। हमने क्या पैरामीटर रखे थे, आपने क्या पैरामीटर रखे? आज आपने उद्घाटन कर दिया, अभी सड़क पूरी नहीं, वहां पे कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं। आप सोचिए 340 किलोमीटर पर कोई चढ़ेगा तो बाथरूम कहां जाएगा? आप सोचिए वहां पे पेट्रोल पंप है नहीं, कहीं पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं। आपने जल्दी में जल्दी चुनाव आने वाला है, जल्दी झंडी दिखाओ, समाजवादी का काम अपना बनाओ। चलिए मान ली हमने आपकी बात, आपकी तो आदत है। क्या कानपुर में जब मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, आज जो देश के ऊपर भदौरिया जी, भदौरिया जी एक काउंटर क्वेश्चन है सर, आप ही से, आप पूरा कीजिएगा। अरे जब सब कुछ बना ही लिए थे तो फिर हारे क्यों? मेरी बात वही जवाब आ रहा है आपके पास। हमने कहा जब शहरी विकास मंत्री थे वेंकैया नायडू जी, वो भी उद्घाटन में थे, मेट्रो का उद्घाटन में कानपुर में उद्घाटन हुआ, उसका शिलान्यास हुआ था। फिर आपके मुख्यमंत्री जी आए, फिर शिलान्यास करके गए। अरे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, अंजना जी, जब आप भी कभी ना कभी चल के गए होंगे, सुधांशु जी तो रोज ही आते जाते होंगे, और वो चल रहा था। इसका भी उन्होंने उद्घाटन किया था, आपको जान के आश्चर्य होगा। और बताएं आपको, इससे भी इनका पेट नहीं भरा। स्टेडियम जिसमें इंटरनेशनल मैच होने वाला था, दूसरे दिन ये सवेरे सवेरे फीता लेके पहुंच गए। इनके मुख्यमंत्री जी को कोई फीता और कैंची पकड़ाए हुए बगल में, वो लिए कैंची फीता दौड़े, जैसे आप कार्टून दिखाती है ना, वो फीता कैंची दौड़े दौड़े लेके जाते हैं, पट्टियां लगाते हैं, कैंची लगा देते हैं। भाई मैच अभी शुरू होने वाला, क्या रातों रात में आपने बना दिया? समाज उसका नाम बदल दिया। ये इनकी आदत हो चुकी थी, इनके पास कोई काम नहीं है। अगर इन्होंने काम किया होता तो अपना काम के नाते सिर्फ नाम और नंबर और दूसरे काम को अपना काम बताने लगे। और 10 सेकंड और लूंगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे यहाँ पे मेडिकल, अरे भैया आपकी मेडिकल अवस्था की वजह से कोरोना में यहाँ लाखों लोगों की मौतें हो गई। आप कह रहे थे राहजनी, अरे राहजनी आप तो, आपकी सरकार में तो रौन दिया जा रहा है, मैंने काम ही खत्म, गाड़ी चढ़ा दो, मार डालो, ये हालत आपने कर दी। बिजली 2 घंटे भी नहीं आती है, 2 घंटे बिजली नहीं आती है अंजना जी। यहाँ पे चारों तरफ ताले बंद रहते हैं, और पूरी फैक्ट्रियों में ताले बंद कराने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। 70% फैक्ट्रियां बंद हो गई आपकी। ठीक है, अभी पूछूंगी सबका जवाब सुधांशु जी देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी को दिखाई। सुरेंद्र राजपूत जी, किसकी लैंडिंग जायज, किसकी नाजायज? इस रेस में आप लोग तो दिख ही नहीं रहे। इसके बाद सुधांशु जी फौरन जवाब लूंगी। अंजना जी कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। एग्जीक्यूटिव कामों का श्रेय लेना, किसी ने शिलान्यास किया और किसी ने उसका लोकार्पण किया, जनता को फायदा हुआ, इसकी अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने में माहिर है। आप ये देखिए ना, जिला अस्पताल कांग्रेस ने बनवाए थे उत्तर प्रदेश में 30 साल पहले, पिछली सरकारों ने 250 बेड का कर दिया, और आदरणीय योगी जी ने आकर के कहा इनको मेडिकल कॉलेज कह देंगे। एक एमसीआई का अप्रूवल नहीं, 75 मेडिकल कॉलेज इन्होंने बना दिए, सिर्फ जिला अस्पतालों का नाम चेंज करके। जैसे प्रयागराज का, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। पूरे देश में अभी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि मेडिकल सुविधाएं 4500 पद स्वीकृत है। अंजना जी आप चेक कर सकती हैं, 3600 खाली है, 3600 पद खाली है। और गंगा की उतराती लाशें और ऑक्सीजन की कमी ने कोरोना काल में सारी पोल पट्टी खोल दी। और क्या नाम, जो इन्होंने कब्रिस्तान बना दिए थे शमशानों को, गंगा के किनारे को, उन्होंने सारी पोल पट्टी खोल दी। आप इस चीज को देखिए कि लोग सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने में माहिर। और आज जितनी बातें कर रहे हैं चुनाव के लिए, चुनाव के दौरान में एक चीज समझ लीजिए, महंगाई मुद्दा होगा, पेट्रोल मुद्दा होगा, डीजल की महंगाई मुद्दा होगा, किसान को जो खाद नहीं मिल रही है वो मुद्दा होगा। 11 महीने से जो किसान सड़क पे खड़ा, सैकड़ों किसान मर गए खाद की कमी से भी, आंदोलन में, और कई किसान मर गए खाद की लाइन में, ये मुद्दा होगा। थार की मार से मरे हुए किसान मुद्दा होंगे, और जो लड़कियों को आपने डीजल और पेट्रोल डाल करके हाथों में जलाया है वो मुद्दा होगा। और मुद्दा लखीमपुर का साड़ी अपहरण कांड भी होगा। ये मुद्दे होंगे। आप कहते रहिए, विकास तो अच्छी बात है, अच्छी बात होनी चाहिए। एमएसएमई इकाई में आपने कहा है कि 2,86,000 करोड़ 80,000 एमएसएमई को दे दिया, 20,000 रुपए पर एमएसएमई आता है, कितने रोजगार दे दिए भाई? उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वोच्च है बेरोजगारी के मामले। आप दोनों के सवालों का जवाब लेंगे उनसे। यशवंत देशमुख जी, आपके पास आते हुए सवाल सीधा करना चाहती हूं, एक्सप्रेसवे से वोट मिलता है क्या?
सवाल आपने बोला बड़ा सीधा है, लेकिन सवाल सीधा नहीं। एक्सप्रेसवे से वोट मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। दरअसल मैं ये कहूंगा केवल एक्सप्रेसवे से वोट नहीं मिलता। ये शायद सही लाइन होगी कहना। मुद्दे कई सारे होंगे, बहुत सारे गिनाए गए। हाँ, पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का मुद्दा बनना या पूर्वांचल में जाना आज प्रधानमंत्री का, दरअसल आज से मैं कहूं तो एक तरह से इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत हो रही है। मेरा अपना मानना ये है, क्योंकि आज ही बीजेपी का जो स्टार प्रचारक है वो मैदान में उतरा है। और पश्चिम में जो बीजेपी को कठिनाई आ रही थी ना, वो दरअसल मल्टीपल तरीके से फंसी थी, क्योंकि वहां पे जाट मतदाताओं की उदासीनता, उसके बाद में किसान आंदोलन की समस्या, उसके बाद में पूरे क्षेत्र में एक जो नाराजगी का माहौल था, उससे बहुत साफ दिख रहा था। और अपोजिशन में जिस तरीके का अलायंस पॉलिटिक्स भी क्लियरली पश्चिम में बन गई। बाकी अभी पूरे प्रदेश में कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं बनी, लेकिन कम से कम भदौरिया जी की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी ने एक बहुत क्लियर कट वहां पे एक जल्दी अपने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग कर ली, और उसके कारण एक अपोजिशन को एक वहां पर एक एज कह लीजिए या एक अच्छा मोमेंटम मिला। लेकिन पश्चिम में जो नुकसान बीजेपी को लग रहा है परसीव, वो नुकसान अगर पूर्वांचल में अपने नुकसान को नहीं रोका या कंपनसेट नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पश्चिम को बैलेंस करने के लिए पूर्वांचल इस समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इसलिए आज का ये कार्यक्रम, आज का जो भी पूरा राजनीतिक उपक्रम है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना, ध्यान देना होगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इस पूरे राजनीतिक घमासान के बीच में अभी तक की उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इक्वेशन एक तरफ है, पिछले 4.5 साल के और जितने भी है 4.5 साल के, और आज से राजनीतिक इक्वेशन एक तरफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री का अब एक्टिव कैंपेन में उतरना, ये दरअसल बीजेपी का हमेशा से वो तुरुप का इक्का होता है। जब जैसे जहां पर भी वो थोड़ी बहुत भी कठिनाई में पड़ते हैं, उस समय पीएम का ब्रह्मास्त्र, उनको पता है कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता यूपी में प्रधानमंत्री हैं। पिछले 3 मैंडेट अंजना प्रधानमंत्री के नाम पर बीजेपी को मिले हैं, चाहे 2014 हो, चाहे 2017 का विधानसभा हो। विधानसभा का चुनाव था, लेकिन बीजेपी ने लड़ा मोदी के चेहरे पे। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे बड़ा एसेट उनके पास में है। और आज से मानिए कि एक्चुअल में इलेक्शन का बिगुल आज से बन गया। ठीक है। हालांकि इससे पहले भी राम मंदिर के अलग अलग जगहों पर, चाहे उसका फाउंडेशन लेकर ना हो, अलग अलग जगहों पर पीएम गए, और जब जाते हैं ऐसा लगता है कि अब चुनावी माहौल बन रहा है। लेकिन सुधांशु जी, अब सबकी बातों का आप जवाब दीजिए, खास तौर पर भदौरिया जी का। कह रहे पूरा क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं, काम इन लोगों ने किया है, आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं। उनकी पूरी बात का जवाब सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं अस्पतालों की हालत, नौकरियों की हालत देखिए, उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये चमचमाती हुई सड़क, वो काम जो आपको वैसे भी करना था, उसका श्रेय ले रहे हैं। देखिए, मैं रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। पहले यशवंत जी की बात का, फिर सुरेंद्र जी का, और फिर भदौरिया जी की बात का। यशवंत जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात से मतभेद रखता हूं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके पूर्वांचल में काम किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि आप याद करिए 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री को उम्मीदवार के रूप में मोदी जी प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था? वो इस बात को देखकर व्यथित हैं कि देश के पूर्वी हिस्से और देश के पश्चिमी हिस्से के बीच में विकास में एक चौड़ी खाई है। जब तक देश का पूर्वी हिस्सा विकास के उस पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक भारत अपने वास्तविक स्थिति और विकास को प्राप्त नहीं करेगा। और पूर्वी हिस्से का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर। और आप देखिए, हमारे आने के बाद जहां जहां हमारी जितनी सामर्थ्य रही, उन संपूर्ण क्षेत्रों में हमने बढ़ने का प्रयास किया, विकास करने का प्रयास किया। और उसी विचार से प्रेरित होकर पूर्वांचल का भी विकास हो रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास के मामले में एक भारी अंतर पाया जाता था। उस खाई को पाटने का प्रयास किया। तो यह हमारे प्रधानमंत्री जी का एक कमिटमेंट है। चुनावी राजनीति से केवल प्रेरित एक कार्य नहीं है, यह विकास की अवधारणा का विषय। दूसरा, सुरेंद्र राजपूत जी ने जो बोला, अंजना जी, मुझे लगा जो उन्होंने पंक्तियां बोली थी ना, टूटी हुई कश्ती, अंदर का मंजर कुछ और कहता, अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मुझे लगता है शायद वो कांग्रेस के अंदरूनी हालात पे कुछ बोल रहे थे, क्योंकि कांग्रेस में सुर्खियां तो कुछ और दिखती हैं और अंदरूनी हालात का मंजर 6% वोट लगातार पिछले 2-3 चुनावों में दिखता है, और अब कोई पार्टी उनके साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। तो मुझे उनकी बात शायद उनके अंतर्मन से उनकी पार्टी के लिए जो व्यथा है वो अभिव्यक्त होती हुई नजर आई है। अब मैं आता हूं भदौरिया जी की बात पे। भदौरिया जी देखिए, आवेश में आकर कितनी बढ़िया बात बोल गए।
उन्होंने कहा हमने तो इतने प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। याद करिए 2014 में जब हमारी सरकार आई थी और हम भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे, छाती पीट पीट के उसका विरोध कर रहे थे। उसके बाद भी भूमि अधिग्रहण किया था ना, इसका मतलब ये मान गए थे जो हमने कहा था कि विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण जरूरी है। अब देखिए खुद कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण कर रहे थे और भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि क्रेडिट लेने की बात के और यथार्थ की बात आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई आप तो आपके मंत्री, अरे भाई आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया भदौरिया जी। अरे आपके मुंह से निकल गया भूमि अधिग्रहण किया, आप कह रहे थे भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, और अब आपके मुंह से निकला कि भूमि। अरे मैं तो बोल रहा हूँ क्या दिक्कत है भाई? हम कहाँ परेशान आप दिख रहे हैं मान्यवर। परेशान आप हो, परेशान आप दिख रहे हैं, दिक्कत आपको दिख रही है। मैं अपने टर्न पे बोल रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं। झूठ बोला क्या बताइए? अरे भाई बताइए, आपके मंत्री जी ने झूठ बोला। अपने टर्न का इंतजार करिए, आपने जो भी बोला मैंने इंतजार किया ना, तो उतावला आपके में दिख रहा है। मैंने तो सिर्फ एक सैद्धांतिक बात कही, प्रतिशत को लेकर आपको और हमारा मतभेद हो सकता है। आप कहेंगे मैंने इतना प्रतिशत किया, हमने कहा इतना प्रतिशत, मगर इसमें तो मतभेद खत्म हो गया ना कि भूमि अधिग्रहण जरूरी था। तो इसका मतलब आपका जो विरोध था वो नाटक था, नौटंकी था। ये साफ दिखा रहा है कि श्रेय लेने के लिए क्या हो रहा है। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है कि इन्होंने इटावा से होते हुए आगरा और लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे बनाया। इस पे हम इनकी बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उस पर इनका क्षेत्र पड़ता था। जहां से मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र पड़ेगा वहां से तो वो कनेक्टिविटी दिल्ली लखनऊ की रखेंगे, मगर विकास की उस दौड़ में पूर्वांचल को बहुत पीछे छोड़ दिया था। हाँ, पूर्वांचल जाते थे, आपके जमाने में नेता आजमगढ़ जाते थे, आजमगढ़ में संजयपुर जाते थे, आतंकवाद के आरोपियों घर सिद्धा करने जाते थे, किसी देशभक्त के घर पे नहीं। तो हमारा एक्सप्रेसवे एक सेकंड, आपकी हर बात मान लेंगे अनुराग भदौरिया जी, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा बिना इधर उधर घूमे हुए। आप सैफई और गोंडा का फर्क हमें समझा दीजिए कि ये फर्क क्यों देखा इन दो शहरों ने, इन दो जगहों ने ये फर्क क्यों झेला, ये बताइए। सैफई और गोंडा का फर्क बताइए। किससे सवाल है? आपसे पूछ रहे भदौरिया जी, आप किससे? अरे आपकी सरकार सैफई चमकाने का श्रेय दीजिएगा क्या बीजेपी को? समाजवादी ने, सुनिए, समाजवादियों ने कभी कोई फर्क किया ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में। इनको यही नहीं पता है आजमगढ़ क्यों गए थे। सैफई और गोंडा का फर्क बताइए ना। गोंडा भी बताऊंगा, दोनों का फर्क समझा दीजिए। मैं बताने तो बोलने तो दीजिए। हमने तो गोरखपुर में ही फर्क नहीं समझा। गोरखपुर में एम्स बनाने के लिए जमीन दी, एम्स बनाने का काम किसने शुरू किया? समाजवादियों ने गोरखपुर में। शायद ये भूल गए हैं। हमने तो गोरखपुर में भी नहीं अंतर समझा। हमने तो अयोध्या को भी अपनाया, जहां हमने अयोध्या के अंदर में इलेक्ट्रिफिकेशन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किसने किया? समाजवादियों ने। सैफई के सामने सब ठीक है अनुराग जी। अभी वहां भी पहुंच रहा हूँ। अरे पिछली बार कब गए थे सैफई? कब गए थे पिछली बार सैफई? कब गए थे? एक सेकंड दिखा दीजिए उनको। पिछली बार सैफई आप कब गए? गोंडा कब गए थे? अरे मेरी बात, अरे मैं सैफई या गोंडा जाऊं ना जाऊं उससे मतलब, अरे धूल मत झोंकिए ना सर आंखों में। अरे धूल झोंकिएगा शाम में बैठकर आंखों में, तो फिर आपसे पूछना पड़ेगा ना। अरे भैया एक ब्रेक का टाइम हो गया, बड़ा दबाव बन रहा है ब्रेक लेने के लिए। रुक जाइए, मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी और आपके पास भी सुरेंद्र राजपूत आऊंगी। 17 फरवरी 2017 चुनाव के पहले मैं खुद रायबरेली गई थी। एम्स की हमने रिपोर्ट दिखाई थी, ताला लगा हुआ था सर सीकड़ के साथ, अस्पताल चल ही नहीं रहा था, बड़ा बड़ा एम्स का बोर्ड लगा हुआ था। आज आप इनको टोक रहे हैं उन्हीं अस्पतालों की हालत पर, लेकिन यही सत्ता का स्वरूप इस देश में होता है। जो जब होता है वो तो सीट किसकी है आप सोचिए। कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण जगह होनी चाहिए थी। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे, देखते रहे। ये जिस एक्सप्रेसवे पर आज आप पूरी बहस देख रहे हैं, इसका इसलिए महत्व है क्योंकि जो 9 जिले आसपास हैं वो अब आप सोचिए कि वहां पर कैसा परिवर्तन हो सकता है। और इसीलिए तमाम पार्टियां अपने अपने क्रेडिट को लेकर इस पर जंग लड़ रही हैं। आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को भी सुना, भदौरिया जी अपनी बातें कह रहे थे। हम आपको जरा सीटें दिखा रहे हैं। 2017 के जो नतीजे थे, कुल सीटें 54, उनमें से आप देखिए 2012 के नतीजे और फिर समाजवादी पार्टी ने 2012 में अच्छा किया था 45। वो कैसा जबरदस्त, एक एक करके हम आपको हर जिले का की तस्वीर ये दिखाते रहेंगे। जल्दी से अब दिखा दीजिए एक बार अनुराग भदौरिया जी को। अनुराग जी अपनी बात पूरी कीजिए। आप तो कई शहर विकास के इंतजार, आप मुझे गोंडा और सैफई का फर्क बताइए कि एक फर्क बता रहा हूं सर। सैफई वगैरह तो दूर से ही जाते ही दिखता था चमचमाता हुआ, हम लोग खुद गए हुए। आप गोंडा सैफई का फर्क सुन लीजिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो गोंडा में एक जगह है डेमुआ घाट, जहाँ 10 जिलों को जोड़ता है, सबसे बड़ा पुल वहां बनाया गया। गूगल कर लिए, ब्रेक में गूगल कर लिए। अरे तो क्या, अरे नारायणपुर में, अरे जो काम किया गिना रहा हूँ ना, डंका की चोट में, नारायणपुर में सबसे, नारायणपुर में पुल बनाया गया, मोहनपुर में पुल बनाया गया, बताइए ना। नाले अयोध्या से
सुन लीजिए, कर्नलगंज से लग रहा है कोई साजिश हो गई सर, आपका ऑडियो ही कट जा रहा है। अब आप मुझे बोलने तो दीजिए। आप जब मैं बता दूं आपको, गोंडा से मनकापुर, गोंडा से होते हुए जब बलरामपुर और फिर कर्नलगंज से नवाबगंज से अयोध्या, इतनी बड़ी बड़ी रोडें, सारे डिस्ट्रिक्ट को बलरामपुर, अयोध्या और वहाँ पे केसरगंज, इनको जोड़ने वाली रोडें किसने बनाई? समाजवादी ने। आज जाइए वहाँ पे, आंख बंद करके चले जाइए लखनऊ से, चाहे बलरामपुर से गोंडा जाइए, चाहे अयोध्या से चले जाइए, चाहे वहाँ से केसरगंज से चले जाइए या मनिकापुर से चले जाइए, हर जगह नवाबगंज से चले जाइए, कर्नलगंज से जाइए, हर जगह से रोडों का जाल बिछा हुआ है। यही समाजवादी पार्टी है जिसने हर जिलों को 4 लाइन से जोड़ा। ये हमें बताएंगे, इनसे पूछ लेंगे, अभी तो ये बता नहीं पाएंगे इन्होंने कौन सी एक रोड में। मैं चैलेंज करता हूँ, चलिए अंजना जी, पूरी आपके चैनल को पूरी दुनिया देखती है, ये बता दें इन्होंने कौन सी जिले को जो एक जिले से दूसरे जिले जोड़ने वाली कौन सी रोड बनाई है 5 साल में, बता दें तो मैं जान जाऊं। और कौन सा ऐसा स्टेडियम बना दिया किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ बच्चे खेलते। चलिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का जवाब दीजिए सुधांशु जी। बनाइए कौन सी रोड आपने जिले से जोड़ने वाली बनाई, एक भी रोड बताइए, और ये भी प्रोजेक्ट बताइए जो आपने शुरू किया और आपने खत्म किया। ये अगर थामिए, हाँ जवाब सुनिए। देखिए सुनिए, देखिए साहब, आप दिल्ली आए होंगे तो दिल्ली और मेरठ का एक्सप्रेसवे नहीं देखा है, वो यूपी का जिला नहीं है, फिर देखिए बोलने लगते हैं, बोलने लगते हैं। मान्यवर आप बोल चुके हैं, आप अपने टर्म। अरे आपके घर के सामने गड्ढे प्रभु, आपने दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेसवे नहीं देखा है क्या? मेरठ उत्तर प्रदेश नहीं है क्या? मेरठ और नोएडा उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपके घर के सामने गड्ढे हैं कह रहे हैं वो सुधांशु जी। आपके घर के सामने गड्ढे हैं इंदिरा नगर वाले घर पे, आइए आपको दिखा दें। और चैलेंज कर रहा हूँ, अभी भेज दीजिए, आप जा नहीं सकते उस रोड से और आप हमें बताएंगे। और आप लोगों ने तो चैलेंज रखा था ना सुधांशु जी 100 दिन का, कहीं गड्ढे नहीं होंगे। इनके घर के सामने सड़क पे गड्ढे, पूरा इंदिरा नगर गड्ढों से देखिए, बड़ी मजेदार जवाब सुनिएगा। देखिए ये दावे इतने करते हैं कि हमारे घर के बारे में भी इनको हमसे ज्यादा पता है। गाड़ी को रोकिए जरा। अच्छा सुनिए, अपनी सरकार का तो इनको आइडिया नहीं है। अच्छा चलिए, अभी आपने बोला था मैं एक ही बात का चैलेंज करता हूं। सुनिए आप भदौरिया जी, आपने के मुंह से अभी निकला था, अंजना जी बैक करके दिखा दीजिएगा, इन्होंने कहा था अयोध्या में राम की पैड़ी हमने बनवाई और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी की पार्टी कहती है उन्होंने बनवाई। अब बताइए दोनों में से कौन श्रेय ले रहा? बताइए, आप गलत या आप गलत? अभी श्रेय की बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बताइए सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, वो राजीव गांधी के जमाने में बनी थी या मुलायम सिंह जी के जमाने में? बोलिए भदौरिया जी। अरे बोल तो लो, मैं तो बोल रहा हूँ ढंग से की चोट। बताइए आपने बोला यहाँ 5 कोसी परिक्रमा भी समाजवादियों ने बनवाई और देखिए क्या सुंदर बनाई थी, जाके देखिए आप। आपकी तरह हम लोग फर्जी नहीं बोलते, भारतीय जनता पार्टी काम कम करती है, माहौल ज्यादा बनाते। जितना प्रचार भदौरिया जी, इतना काम में खर्च करोगे तो लोगों के जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। ज्यादा खर्च करते हो, काम में नॉन स्टॉप बोलिएगा तो चलेगा नहीं भदौरिया जी, फिर मुझे फिर पीसीआर की सहायता लेनी पड़ेगी सुधांशु। देखिए नॉन स्टॉप जिस ढंग से बोल रहे हैं उस ढंग से कार्य करने से आपका पार्टी में नंबर बढ़ते होंगे पर पार्टी में आपके नंबर कम होते हैं। अब मैं इस ढंग से अगर मैं भी बात करना चाहूं तो मैं भी कह सकता हूं कि अखिलेश जी ने बताया कैंची यहां से आई, फीता वहां से आया, टोटी कहां गई, ये तो बताया नहीं, इसलिए छोड़िए उस विषय के ऊपर। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि किस प्रकार का श्रेय लेने का इन दोनों पार्टियों में लगा, उसका उत्तर अभी इन दोनों से पूछ लीजिएगा। हम तो यह भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने से पहले कितने हवाई अड्डे थे? सिर्फ 2, लखनऊ और वाराणसी। और आज बताइए 7 हवाई अड्डे काम कर रहे हैं, इसमें भी कोई किंतु परंतु है। आपने कहा कि मेट्रो चली थी, यह बात सही है। क्या अखिलेश यादव जी ने उद्घाटन किया था? जरा दिखाइएगा 2017 से पहले के कितने कोई मेट्रो के टिकट दिखा दीजिए। मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूं, जस्ट बाइट के फोटो खिंचाई थी। कहां से कहां तक मेट्रो चलती थी भाई उस जमाने में? ये बताइए। अभी आपने भदौरिया जी बोला हमारे घर के पास भी है, ये बताइए इंदिरा नगर तक मेट्रो आई थी 2017 में? बोलिए। फालतू में बैठ के फोटो खिंचा ली और कह दिया कि मेट्रो चल गई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब देखिए सुरेंद्र सिंह राजपूत जी बहुत हंसते हैं, मधुर मधुर मुस्कान उनकी दिखाई पड़ रही है, बरदंत की पंगत कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की। मगर बता दीजिए सुरेंद्र जी, ये राम की पौड़ी किसके कार्यकाल में बनी थी? आपके कार्यकाल में या भदौरिया जी कार्यकाल में? अब दोनों के बीच में तय हो जाए, फिर हम बताते हैं श्रेय कौन ले रहा है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, इसका भी जवाब दीजिएगा और मेरा जो रायबरेली पर सवाल था उसका भी जवाब दीजिएगा। कई शहर है जो इंतजार करते रहे, जब ऐसे हाई प्रोफाइल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सीट में आप कहेंगे सौतेला व्यवहार सरकार करती रही, लेकिन इतने दशक थे प्रभु आपके पास, आपने क्या दिया इन छोटे शहरों को? उत्तर प्रदेश के इतने दशकों तक आपका केंद्र में शासन था। अंजना जी, आप तो ख्याति लब्ध प्रस्तोता हैं, आपको तो केंद्र और राज्य सरकार का भी पता होगा। खैर मैं तीनों चीजों पे जवाब देता हूं, चूंकि सुधांशु जी ने भी एक चैलेंज दिया तो मेरे को एक बात याद आ गई। कहने लगे कि जिसको बड़ा गरूर है कि वो मजे में है
या तो वो फकीर है या नशे में है। अभी सुधांशु भाई कह रहे थे हमसे कि साहब वो भूमि अधिग्रहण बिल, अरे भूमि अधिग्रहण में तो 5 काले कानून अध्यादेश आप लेकर के आए थे। प्रभु, भूमि अधिग्रहण तो राहुल गांधी जी की वजह से कांग्रेस लेकर के आई थी। काहे को बेवजह झूठी बात करते हैं? इतना झूठ मत बोला कीजिए, आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, इस तरीके की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप तो काले कानून लेकर के आए थे जो हमने जनता के दबाव में आपसे वापस कराए थे। एक बात। दूसरी बात, राम की पैड़ी की बात मैं बता दूं। राम की पैड़ी 1984 से लेकर 1989 के बीच में श्री निर्मल खत्री जी वहां पर लोकसभा के सांसद थे, वहां बनी है। इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। वहां के जो तीनों पुल बने हैं, चाहे वो सरजू घाट का नया पुल हो, पुराना हो, या रेलवे का पुल हो, वो कांग्रेस पार्टी ने बनवाया। हाँ, समाजवादी पार्टी ने वहां रामायण पार्क बनवाया था, राम की पैड़ी नहीं, रामायण पार्क बनवाया था। यह भी ऐतिहासिक सत्य है। चौथी बात, आप जो बात कर हैं अंजना जी, जो आपने रायबरेली की बात की, निश्चित तौर पर रायबरेली में जो केंद्र सरकार के काम थे, कांग्रेस के समय के काम थे, चाहे वो आईटीआई का निर्माण हो, और चाहे वो तमाम इंजीनियरिंग कारखानों का निर्माण हो, जगदीशपुर की इंडस्ट्रियल बीएचईएल का, बीईएल का, या वहां आंखों के अस्पताल का, या एचएएल का, एचएएल कोरबा का निर्माण हो, वो सब कांग्रेस पार्टी जो केंद्र सरकार कर सकती थी वो किया। राज्य सरकार चूंकि हमारी नहीं थी तो हम एम्स बना तो सकते थे, पैसा तो दे सकते थे, लेकिन डॉक्टर हम नहीं दे सकते, डॉक्टर राज्य सरकार को ही देने थे, तो वो हमारी मजबूरी थी। पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे बनारस में हमने बनारस सहित पूरे उत्तर प्रदेश में 48 ट्रॉमा सेंटर बनवाए थे केंद्र सरकार के सहयोग से। उन 48 के 48 सेंटरों में सिर्फ 9 सेंटर भारतीय जनता पार्टी और तमाम और दूसरे दल 9 सेंटर ऑपरेट करा पाए। बनारस का ट्रॉमा सेंटर तो आज भी 50 बेड का चल रहा है। आप इस चीज को देखिए। अब अयोध्या की बात आ ही गई है तो सुधांशु जी, चूंकि विद्वान प्रवक्ता है, मैं एक छोटी सी बात पूछ लेता हूं। इनके एक साथी हैं डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी इनकी साथी है। उन्होंने भगवान श्री राम की वल्दियत तक को बदलने का काम कर दिया। माता कौशल्या, राजा दशरथ के ऊपर इतनी अभद्र और अपमानजनक भगवान श्री राम पर टिप्पणी की है, उसके बाद भी इनकी हिम्मत, हैसियत और हौसला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का भी। मुझे उम्मीद है सुधांशु जी उन पर हमला करेंगे और उन्हें हटाएंगे अपने साथ से, जिन्होंने भगवान श्री राम की वल्दियत को भी बदलने का काम किया, रामायण को बदलने का काम किया। दूसरे इनके नेता हैं अमित शाह जी, जिन्होंने रामायण को ही बदलने का काम कर दिया पूरा। कहने लगे कि राम राज्य नहीं था आदर्श राज्य, रावण राज्य आदर्श राज्य था, और जिसको जो है भरत को राम ने, भगवान श्री राम ने दीक्षा लेने के लिए भेजा। अजीब किस्म का, ये लोग तो खाली नाम ही नहीं बदल रहे, रामायण भी बदल दे रहे हैं। तो सारा का सारा जो ये श्रेय बदलने का ले रहे हैं, इन्हें काम नहीं करना है। ठीक है, काम आज मैं फिर से कहता हूं कि चुनाव महंगाई पर होगा, चुनाव कानून व्यवस्था पर होगा। हम आपके मुद्दों में नहीं फंसेंगे, इतना जान लीजिए। चुनाव महंगाई पर होगा, बेरोजगारी पर होगा। आपको बताना होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर क्यों है। आपको बताना होगा कि 70 लाख रोजगार क्यों नहीं दिए। आपको बताना होगा बच्चों को लैपटॉप क्यों नहीं दिए, 1 GB डेटा क्यों नहीं दिया। आपको बताना होगा कि महिलाएं अपमानित क्यों हैं आपके राज्य में। ये सारी चीजों पर चुनाव होगा, चुनाव इन मुद्दों पर नहीं होगा। जो भी आप कहते रहिए, चाहे पूरब में चाहे पश्चिम में। जाति धर्म विकास एक्सप्रेसवे किस पर होगा? एक बार लास्ट में सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा। एक बार यशवंत जी का कमेंट ले लें, आपने सभी पार्टियों को सुन लिया। यशवंत जी। जी, आपने मुझसे सवाल पूछा है? जी बिल्कुल बिल्कुल वही पूछा। वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर, अपराध के जो हालात हैं, जो नौकरियों को लेकर हालत है, जो अर्थव्यवस्था की हालत है, बेरोजगारी है, इन सब मुद्दों पर चुनाव होगा, महंगाई पर होगा। नहीं, चुनाव तो बहुत सारे मुद्दों पर बोला। मैंने शुरुआत में ही बोला आपको ये बात की हाईवेज पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अकेले चुनाव नहीं होता, उनके अलावा वो एक मुद्दा होता है। और दूसरा, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है अंजना, हम ये न भूलें कि कई सारे एक जैसे कई बार आंकड़े आते हैं हमारे में कि लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कई बार अपोजिशन उसको ये समझता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है इसलिए बड़ा मुद्दा है। ऐसा जरूरी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का एक बहुत बड़ा यूएसपी भी रहा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन लार्जली स्पीकिंग इस पर्टिकुलर सरकार का, खासतौर पे मुख्यमंत्री का, लॉ एंड ऑर्डर को लेके एक अलग किस्म की ब्रांडिंग रही है। और पब्लिक जब कहती कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा होगा, उसमें एक बड़ा सेक्शन ऐसा भी होता है जिसके लिए पॉजिटिव मुद्दा होता है।
मतलब ये अलग तरीके से काम करता है और उसमें दरअसल एक यूएसपी इस मुख्यमंत्री की या इस सरकार की है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक कड़ी छवि की। दूसरी तरफ ये एक सबसे कमजोर नब्ज पिछली सरकार की भी है। भदौरिया जी जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में ये समझाने में बहुत दिक्कत होगी कि आपकी सरकार या आपकी पार्टी की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इस तरीके की अजीब सी ब्रांडिंग क्यों है कि पब्लिक देखे कि आप आ रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे नेगेटिवली उल्टा जाके ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन पूर्वांचल का जहां तक सवाल है, आज की ये घटना या आज का जो कैंपेन है ये एक अजीब अलग ढंग से आगे चलेगा। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मैं आपको बता दूं, जो अभी मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि इलेक्टोरल मुद्दा होना और रोज का मुद्दा होना ये दो अलग अलग। ठीक है मैं ये बात बोल सकता हूँ। ठीक है सुधांशु जी, अब जवाब दीजिए और ये बताइए कि क्या महंगाई पर आपका एक्सप्रेसवे और उसके इर्द गिर्द और राम मंदिर और ये सब हावी कर पाएंगे आप लोग? 1 मिनट का वक्त है सर। जी मैं तीनों चीजों का जवाब देता हूं। बस मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने राम की पैड़ी के मुद्दे पे भदौरिया जी की भद पीट दी। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर जो यशवंत जी ने कहा, बिल्कुल इस देश को याद है कि किस ढंग से किस राज्य की सरकार में कौन कौन से माफियाओं का कितना जलवा था। हमारी सरकार ने 1886 करोड़ रुपए की माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त की है, 1 करोड़ के नहीं बता सकते। और तो और ऐसे ऐसे माफिया कि मुख्तार अंसारी पंजाब में सुरेंद्र सिंह राजपूत जी की सरकार के पूरे जिसे कहते हैं दामने रहमत में बैठ के जलवा अफरोज थे, चूंकि उनकी तबीयत नाचाज थी। फिर हमारी सरकार यहां पकड़ के लाई, इसलिए सबको ये बात पता है कि कौन लॉ एंड ऑर्डर के लिए कर रहा है। और बाकी हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने कहा विकास का मुद्दा होना चाहिए, पर एक के नेता लिखेंगे किताब इस समय अयोध्या राइजिंग, हिंदू बोको हराम, दूसरे के नेता बोलेंगे जिन्ना महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फिर तीसरे का बोलेगा कि राम नाम लेने वाले निशाचर होते हैं, फिर राहुल गांधी कहेंगे हिंदू बनाम हिंदुत्व, और बात विकास की करेंगे। इसलिए अंजना जी आश्वस्त रहिए, बात राम के नाम की हो या विकास के काम की हो, इनकी तरफ जितने भी लोग ये काम करके देख लें, इनकी हालत यह है विपक्ष की, एक हिंदी में कहावत होती ना, बहुत जोगी मठ उजाड़, सब लगे अपनी अपनी में लगे हुए हैं विपक्ष की पार्टियां। और हमारी स्थिति यह है, चाहे राम का नाम या विकास का काम, एक है जो कि धुआंधार, और ऊपर से श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, और आप देखिएगा जनता का आशीर्वाद हमें सुरेंद्र जी, नहीं तो मैं जरूर मोदी जी के काम पर भी और योगी जी के काम। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। लेकिन एक्सप्रेसवे का जो दबदबा है या फिर जो जगमगाहट है, क्या वाकई वो वोट में कन्वर्ट होगा इन जिलों में? ऐसी उम्मीद कम से कम बीजेपी कर रही है। आप देख रहे थे इसी पर हल्ला बोल, देखते रहिए। एक्सप्रेसवे जिसके जरिए क्या चुनावी डगर पर बड़ा तोहफा लेकर प्रधानमंत्री यूपी पहुंचे, इसी पर आज आप देख रहे थे, क्योंकि श्रेय हर पार्टी लेती हुई, खास तौर पर झगड़ा बीजेपी और समाजवादी पार्टी का बहस। आप इसी पर देख रहे थे हल्ला बोल पे, देखते रहिए आज तक बेमिसाल 20 साल।